नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं मशहूर आर्किटेक्ट विपुल वार्ष्णेय जी के साथ। तो विपुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। विपुल जी से हम आर्किटेक्चर पर बात करेंगे, कई तरीके के जो बदलाव हो रहे हैं उन पे, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि विपुल जी अपने बारे में बताइए कि आपने आर्किटेक्ट का जो करियर था कब शुरू किया, कैसे शुरू किया और क्या उपलब्धियां रही। आपका एक लंबा समय रहा है, इतने साल पहले आपने विपुल आर्ट गैलरी खोली थी, आर्ट गैलरी थी। थोड़ा सा हम लोगों के बारे में पूरा बताइए। जी जी। देखिए, मेरे को बचपन से ही फाइन आर्ट्स का तो शौक था। लेकिन मेरी साइंस और बायोलॉजी भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, मैथ्स। तो मेरे फादर ने सोचा, पेरेंट्स उन दिनों तो देखिए पेरेंट्स फाइनल करते थे कि बच्चे क्या करेंगे। तो हम पेंटिंग्स वगैरह भी बनाया करते थे, लेकिन मार्क्स अच्छे आते थे मैथ्स वगैरह में, डिस्टिंक्शन। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम जो है पेंटिंग्स वगैरह तो अच्छी बनाती हो, लेकिन मैथ्स नहीं छोड़ना। तो हमने पूछा क्यों, कि एक ये फील्ड है तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया रहेगी आर्किटेक्चर। तो मैं क्या होता है, तो उन्होंने समझाया। फिर धीरे धीरे मैथ्स के साथ में और आर्ट्स का जो एमैल्गमेशन होता है, जो उसमें मिक्सिंग होती है, उसके साथ में जो ये इतनी क्रिएटिव आर्ट है, इसमें मेरा रुझान बढ़ता चला गया। फिर एंट्रेंस दिया और फिर एडमिशन हो गया। और देखते ही देखते पहले ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी होते होते बस हम चलते चले गए। हमारी यात्रा शुरू बीआर्क से शुरू जी जी, बीआर्क पहले किया, फिर एमआर्क किया मैंने दिल्ली से। बीआर्क तो लखनऊ से ही किया था। अच्छा। और दिल्ली से एमआर्क किया और फिर पीएचडी की मैंने। अच्छा, उस समय ये करियर कैसा था? आज तो बहुत हाइप पे है। जी जी जी, उस समय बहुत जानकारी नहीं थी लोगों को इसके बारे में, और लोगों को, लेकिन ये जरूर लोग थोड़ा सा समझते थे कि गर्ल्स के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि वर्किंग ऑफिस वर्क है और आर्ट्स भी है और साइंस भी है। तो जिनकी साइंस अच्छी होती थी उन गर्ल्स के लिए बड़ा अच्छा मानते थे। लेकिन ये इतना नहीं पता था, क्योंकि रियल एस्टेट इतना डेवलप नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंट्री में तब शुरुआत का दौर था। तो इतना लोगों को जानकारी नहीं थी जितनी की अब है। और ये भी था कि बड़ी बिल्डिंगें तो डिजाइन पे बनती थी, लेकिन जो नॉर्मल घर थे, आज तो अगर 300-400 स्क्वायर फीट का भी घर है तो नक्शा पास होता है, आर्किटेक्ट उसका देखता है। वो वाली स्थिति नहीं थी। बिल्कुल। अब तो हर किसी को भी अपना घर बनवाने के लिए, रेजिडेंस बनवाने के लिए पहली बात तो नक्शा ही पास कराना पड़ता है। फिर उसके बाद में उसकी डिटेल्स भी थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग चाहिए, उसको लगता है कि मेरा डिजाइन उससे कम ना हो, तो थोड़ा सा अच्छा बनाने की उसमें वो आर्किटेक्ट के पास जाता ही जाता है। तो अवेयरनेस बहुत आ रही है इन दिनों। तो आपने जो शुरू किया था और आज क्या उपलब्धियां आपकी रही हैं? कुछ आपने बहुत कुछ हासिल किया है, कुछ अपने से बताइए। आप इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी छोटी सी यात्रा कोई ऐसी खास बात नहीं। मैं एक्चुअली, मेरे हस्बैंड भी सिविल इंजीनियर है आईआईटी से, और इनफैक्ट अब तो बच्चे भी इसी लाइन में आ गए हैं। मेरा बेटा भी और मेरी डॉटर इन लॉ सब आर्किटेक्ट हैं। तो अब हमारे दिल्ली में भी ऑफिस है, चेन्नई में भी ऑफिस है। लेकिन शुरुआती दौर पे तो मैंने बिल्कुल राइट फ्रॉम द जीरो से स्टार्ट किया था। तो एक गैराज में मेरा ऑफिस हुआ करता था, और मेहनत से हम लोग, फिर क्लार्क्स अवध में ऑफिस था, फिर स्कूटर से जाना आना और सब देखे। जैसे शुरुआती दिन में सबका वैसा स्ट्रगल, और फिर गवर्नमेंट में हमने छोटी बिल्डिंग से स्टार्ट किया, छोटे रेजिडेंसेस से, और धीरे धीरे देखिए सबकी ब्लेसिंग्स और उससे जो है अब बच्चे संभाल रहे हैं। बट व्हाट आई कैन से, मतलब अब तो हम एयरपोर्ट्स भी बना रहे हैं, 3 एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। लेह का सबसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड एयरपोर्ट मैंने डिजाइन किया है। देन ऑफ कोर्स इम्फाल का भी बन रहा है, एक और बन रहा है। हम लुलु मॉल के आर्किटेक्ट हम ही हैं, रेजिडेंट आर्किटेक्ट हम हैं। और कई सारी अब तो चीजें काफी सारी हैं। उसके बाद मेरा लिखने पढ़ने का शौक
आपने कहा गैलरी डी आर्ट, तो मैं साइड बाय साइड में अपने शौक भी पूरे करते रही। तो मैंने एक नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल रादर, एक गैलरी लखनऊ में पहली गैलरी हुआ करती थी फाइन आर्ट्स की, वहां जहां पे मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बुलाकर एग्जीबिशन किया करते थे। तो वो 10 साल करा मैंने। फिर उसके बाद मैं इंटैक की कन्वीनर हो गई, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि मुझे हेरिटेज और आर्ट एंड क्राफ्ट से शुरू से बहुत लगाव रहा। तो करते करते इधर हेरिटेज में भी मैं काम करती रही, बुक्स लिख डाली, 3 डॉक्यूमेंटेशन करा, लखनऊ की सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स पे मेरा डॉक्यूमेंटेशन है, इंटैंजिबल हेरिटेज पे है, कॉस्ट्यूम, कुजीन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये सब साथ साथ करते करते मैं अपने आप को मतलब फुलफिल्ड मानती हूँ कि मैं। तो ये 3 किताबें आपने लिखी, जी जी, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। जी जी। पहली किताब मेरी छपी थी 2009 में, आत्मा राम एंड सन्स का पब्लिकेशन है, और वो थी लखनऊ ट्रेजर। तो आप एक तरह से कह सकते हैं वो एक लखनऊ का इंट्रोडक्शन था, जिसमें सारी बिल्डिंग्स और उनके बारे में और फोटोग्राफ्स के साथ में एक्सप्लेनेशन था। तो वो बहुत खूबसूरत किताब, लेकिन करीब 100-150 पन्नों की, और एक जैसे कहते हैं कि जो बाहर से विजिटर आता है, अगर वो एक बार उसको देख ले तो उसको एक आइडिया लगता है और वो घूमने जाता है। जी जी। फिर उसके बाद 2017 में मेरी दूसरी किताब पब्लिश हुई, लखनऊ अ सिटी ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। उसमें मेरा कॉन्सेप्ट जो था वो बेसिकली वॉक्स का था। तो लखनऊ के डिफरेंट जगहों पे जा करके उसके बारे में बताना, उसके बिल्डिंग्स के बारे में, उसके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, उसकी जो खासियत है, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे वहां पे आपका गोटा पत्ती का काम हो या चिकनकारी का काम हो, इस तरह की खासियत, या कबाब बनते हो। तो इस तरह के लेते हुए मैंने 20 वॉक्स करी थी शहर में, और वहां के हर शहर के उस पर्टिकुलर जगह के बारे में पूरा डॉक्यूमेंटेशन विद आर्किटेक्चरल ड्राइंग, डिजाइन सब देते हुए, विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वो किताब एक पूरा डॉक्यूमेंट है, वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जो कि अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने सिलेबस में भी ले आई है, बाहर की यूनिवर्सिटीज। तो दैट इज मोर एकेडमिक एंड मोर डिटेल्ड बुक। तो वो छपी, और उसके बाद ही 2017 में एक शाम अवध करके किताब आई मेरी, जो कि जो क्योंकि मैंने पहले जैसे आपको बताया मुझे स्केचिंग का बड़ा शौक था, तो उसमें लखनऊ को लेके ब्लैक एंड व्हाइट स्केचेस बहुत मेरे बस ऐसे ही हैं। तो आपके अपने किए? हाँ, मेरे अपने किए। देखिए ना, ये किताब है, ये है, और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्केचेस हैं, और आप और उसके बारे में आप बताया गया है। सतखंडा हुआ कि हजरतगंज का एक कॉर्नर हुआ। तो इस तरह से इसको पूरा एक लाइट बुक बनाई, जिसमें स्केचेस और उसके बारे में लखनऊ के हर नूक एंड कॉर्नर को पकड़ने की कोशिश की, और उसका छायांकन किया। तो और ये पहली वाली किताब थी, रखी हुई है तो मैं दिखा सकती हूँ। ये लखनऊ सिटी ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर है। तो आपकी जो 3 किताबें हैं वो लखनऊ पे हैं। जी जी। अब हम लोग लखनऊ के बाहर के भी लोग और लखनऊ के लोग भी, नए लोग वास्तुकला से लखनऊ के उतने परिचित नहीं है जी जी, कि क्या खासियत रही है। हमें अवसर है कि आज आपसे हम बात कर रहे हैं। तो कुछ बताइए कि लखनऊ की जो वास्तुकला है वो किस टाइप की है और क्या खासियत है? जी जी। देखिए, लखनऊ की जो आर्किटेक्चर, इसको एक वर्ड दिया गया, नाम दिया गया है, इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर। तो इंडो सार्सनिक में देखिए, ये पर्सी ब्राउन ने दिया है, बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं हिस्ट्री के। तो इसमें इंडियन एलिमेंट्स और सार्सनिक मतलब यूरोप के और बाहर के आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स का सम्मिश्रण है। तो इसको हम इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर कहते हैं, क्योंकि जो लखनऊ की आर्किटेक्चर पे अगर हम देखें तो उस पर कई शैलियों का इम्पैक्ट है।
कि देखिए इसमें जो पहले हिंदू पर्टिकुलर जो ओरिजिनल थी वो तो हिंदू आर्किटेक्चर थी। फिर हमारे मुगल जब आए तो कुछ एक स्ट्रक्चर यहाँ पे अकबर के बनाए हुए, औरंगजेब के बनाए हुए भी है, जैसे टीले वाली मस्जिद हुई, अकबरी गेट हुआ। फिर उसके बाद नवाबी काल आया, तो नवाबी पीरियड में शुरू में कुछ यूरोपियंस, फ्रेंच आए, क्लॉड मार्टिन करके, उन्होंने यूरोप के फ्रेंच आर्किटेक्चर से कॉन्स्टेंशिया बनाया, लामार्टिनियर। फिर और उसी दौरान इमामबाड़े बने, नवाब आसिफउद्दौला ने बनाए। तो 1800 के आसपास ये सारी चीजें एक तरफ नवाबी स्ट्रक्चर्स और एक तरफ यूरोप के स्ट्रक्चर्स बनते गए। फिर 1856 के बाद में ये यूरोप जब पूरा ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया अवध के ऊपर, तो टोटल कॉलोनियल आर्किटेक्चर हो गई। मतलब ये ब्रिटिशर्स अपनी बनाते रहे, लेकिन उसमें भी सम्मिश्रण होता था कि हमारा यूरोप का, मुगल और हिंदू आर्किटेक्चर। आप चाहे विधानसभा देख लीजिए, चाहे आप ये हमारा क्लॉक टावर देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी है ना, जितनी मेडिकल कॉलेज, इसमें जो अब आप स्पेसिफिक फीचर्स की जो बात कर रहे थे, तो वैसे तो कहने के लिए अगर हम जितनी भी बिल्डिंग्स देखते हैं उसमें डोम्स बहुत सारे देखते हैं, है ना, रिब्ड बोन जिसमें लाइनें होती हैं, या फिर मीनार्स देखते हैं, मिनारेट्स होती हैं। लेकिन जो खास एक पहचान अगर आप ध्यान दें लखनऊ की, तो फोटोग्राफ्स में भी, तो एक पैरापेट लगातार एक गोल 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 गुंबद और किनारे पे एक छतरी, है ना। तो ये खासियत लखनऊ की निकल के आई कि यहाँ की जो बिल्डिंग्स की पैरापेट है, तो नवाबी कालीन बिल्डिंग्स में उनको बहुत डिटेल किया गया। पैरापेट्स मतलब जो छज्जे होते हैं, जो ऊपर के छत के छज्जे होते हैं, उन पे लगातार या तो डोम्स हैं या आर्चेज हैं, और एक उनके किनारों को एक्सेंचुएट किया जाता है, अट्रैक्टिव बनाया जाता है छतरी नुमा गुंबद दे करके झरोके स्टाइल में। तो ये एक सेलियंट फीचर है। लेकिन अगर हम देखें लखनऊ जो फेमस है अपने स्टको वर्क के लिए, देखिए लखनऊ में पत्थर नहीं पाया जाता है। और जब नवाब यहाँ पे बिल्डिंग बनाना शुरू करा उन लोगों ने, उनके सामने मुगल बिल्डिंग्स थी जो कि भव्य थी, बहुत ग्रैंड थी। तो उनको अब अपनी ग्रैंडियर स्थापित करने के लिए कुछ करना था। तो एक तरह का आप कंपटीशन की भावना कहिए या जो भी कहिए, तो यहाँ पर लाइम और सुर्खी और लखौरी ईंटों में उस तरह का आर्किटेक्चर निकालने की कोशिश की गई, और वो जिससे मजबूत भी हो, सुंदर भी दिखे। तो सुंदर करने के लिए उन्होंने लाइम, सुर्खी, चूने का आरिश और चुनम उसका इस्तेमाल किया, और उसमें वो लोग डालते थे जो मदर ऑफ पर्ल, जो सीपियां होती हैं, नदी में सीप मिलती है, उसको पीस करके उसका पाउडर डाला जाता था। उसकी चमक जो है संगमरमर पत्थर से भी ज्यादा निकलती थी जब उसको चूने में मिला देते थे। उसके साथ में मजबूती के लिए उसमें गोंद मिलाते थे, बेल का रस मिलाते थे, गुड़ मिलाते थे, उड़द की दाल मिलाते थे। तो मजबूती इतनी हो जाती थी कि आप बड़ी बड़ी तोपें जो है वो तोड़ नहीं पाती थी। तो ये मजबूती की बात रही। और यहाँ की कैलीग्राफी, आप अगर छोटे इमामबाड़े पे जाएं तो बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में आयतें लिखी हैं, व्हाइट पे ब्लैक से। तो ये भी लखनऊ की खासियत है। जो चिकन वर्क हमारा हुआ वो यही इस तरह के पैटर्न जो इन इमामबाड़ों पे उकेरे गए हैं उनकी कॉपीज की गई है चिकन के काम में। तो ये जो छोटा महीन फ्लोरल पैटर्न्स और डिजाइन्स निकाले हैं दीवारों पे, खंबों पे, आर्चेस पे, ये भी लखनऊ की खासियत है, सुंदरता। अरे ये तो पुराना था। मैं एक थोड़ा सा सवाल अपनी जिज्ञासा के लिए, बिल्कुल, कि बाद में आजादी के बाद और इधर पिछले 10-15 सालों में दो चीजें बहुत फेमस थी, जैसे अम्बेडकर पार्क, उसका अपना एक आर्किटेक्चर है, बिल्कुल, और बाद में जब अभी लोक भवन बना उसका भी है, बिल्कुल। तो इन दोनों जो चीजें हैं इनको कैसे ये उसके साथ कहीं मैच कर रही हैं? देखिए मैच तो नहीं कर रही है, लेकिन फिर देखिए ये पावर प्ले होता है। हर समय का जो शासन होता है, जो शासक होता है, अपनी पहचान देना वो एक मैसेज कन्वे करना चाहता है समाज को कि मैं अब आ गया हूँ। तो ये वो वाली बात है कि जब नवाब आए तो उन्होंने मुगल कालीन बिल्डिंग्स के सामने अपनी बिल्डिंग्स रखी। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग रखी नवाबी बिल्डिंग्स के सामने।
फिर जब पोस्ट इंडिपेंडेंस तो थोड़ा सा मिक्स रहा, कोई खास बात नहीं रही, लेकिन जब एक पर्टिकुलर पार्टी एक समाज में उनको वोट दे करके उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने अपना मैसेज देना शुरू किया, और वो मैसेज थ्रू बिल्डिंग्स, थ्रू पब्लिक प्लेसेस उन्होंने देने की कोशिश की, जैसे अंबेडकर पार्क। तो वो एक समता मूलक चौराहा क्या है ये, एक समान दृष्टि से जो समाज की स्थापना करने की बात हुई, तो वो बुद्धिज्म से एसोसिएट प्रेरित है। तो वो क्योंकि बुद्धिज्म को मानते थे, और जो हमारे बुद्धिज्म है वो सबको समानता की दृष्टि से देखता है, तो उस धर्म की प्रचार का बेसिक एलिमेंट लेते हुए आर्किटेक्चरल स्टाइल, वहां पे चैत्य हॉल्स के स्तूपा जैसे नुमा गोलाई वाली रेलिंग्स आपकी बनी, डोम्स बने, चैत्य विंडोज बनी, उसी तरह की रेलिंग इनको शर्मिका बोलते हैं, जो 3 बार्स वाली पूरी अंबेडकर पार्क में बनी है। तो ये सब बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से प्रेरित है। और जो टेरेस लॉन्स हैं अंबेडकर पार्क के, वो अंबेडकर म्यूजियम के जो इधर है, वो बुद्धिज्म के 8 प्रिंसिपल्स होते हैं, 8 जो टेरेसेस बने हैं। तो ये सब बुद्धिस्ट फिलॉसफी से प्रेरित है, और ये उस काल के, उस समय के कुछ पॉलिटिकल मैसेज हैं जो इन जगहों के द्वारा समाज को दिए गए हैं। तो फिर उसके बाद अगली सरकार आई, उसका कुछ अपना एक मैनिफेस्टो था, वो उसने कोशिश करी बता दिखाने की। तो ये हर समय का अपनी लेयर्स ऑफ हिस्ट्री बनती चली जा रही है हमारे लखनऊ में, और हर समय का, हर काल का एक अपना योगदान, वास्तु परिचय है, बिल्कुल योगदान है एक तरह से लखनऊ की स्काईलाइन पे। अच्छा, आप तो पूरी दुनिया घूमी है थोड़ा बहुत, और जो आपका एक शौक होता है, पैशन होता है, तो आप उस नज़र से दुनिया को देखते हो। अब हम लोगों को थोड़ा सा बताइए कि वर्ल्ड में और इंडिया में भी, हाँ जी, आपको वास्तु की नज़र से कौन से 2 अच्छे शहर हैं जी 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 जो आपको प्रभावित करते हैं? जी 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 देखिए, नगर तो बहुत हैं जो बहुत प्रभावित करते हैं और बहुत अच्छे हैं। यूरोप में तो कई सिटीज हैं जो कि देख करके मजा आ जाता है, और आने का मन ही नहीं वापस करता है, वियना लेके, प्राग लेके, और स्विट्जरलैंड में जो भी चीजें हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा हिस्टोरिकली और जो आर्किटेक्चरली जिसमें एक्सेलेंस है, वो मुझे पेरिस लगता है। अच्छा। क्योंकि देखिए, उन लोग की हिस्ट्री के साथ में जो उन बिल्डिंग्स का जो आर्किटेक्चर है, क्योंकि मैं तो उसको उसी दृष्टि से देखती हूँ ना कि उसमें पीछे का उसका बैकग्राउंड क्या है, और फिर आप जब उस सिटी को देखते हो तो वो नजर ही फर्क हो जाती है। तो उसका जो ग्रैंडियर है, जो उसका उसको कहते हैं ना, इतना प्रभावशाली, एकदम से आप जब चाहे तो एफिल टावर हो, चाहे आर्च डी ट्रायम्फ हो, चाहे पैलेस डी कॉनकॉर्ड हो जो उसका चौराहा है, तो वो लुई 15, लुई 4th, 5th, एडवर्डियन, गॉथिक सारे आर्किटेक्चर है, क्लासिकल आर्किटेक्चर। तो वो पूरे दुनिया का उसमें स्थापत्य शैली नजर आ जाएगी उस एक शहर में, चाहे वो इटली की हो, रोमन आर्किटेक्चर भी है, क्लासिकल भी है, और फिर यूरोप के डिफरेंट। तो एक भव्यता है उस नगर में। और आईफिल टावर तो है ही है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर एक समय पे हुआ करता था, और उसकी ग्रीन स्पेसेस भी चारों तरफ, जो उसके गार्डन्स हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत एक आपके दिमाग पे वो छोड़ते हैं, तो छाप छोड़ते हैं। और अगर इंडिया में तो देखिए, दिल्ली के सामने कुछ नहीं दिखता है, बिल्कुल। चाहे पुराना शाहजहानाबाद हो हमारा, चांदनी चौक हो, और चाहे वो हमारा लटियंस दिल्ली हो, तो दिल्ली तो सबके घरों में, सबके दिलों में राज करती है, बिल्कुल। लटियंस दिल्ली जो सेंट्रल विस्ता है हमारी, जो राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, जो सेंट्रल दिल्ली है, और फिर चांदनी चौक जो पुराना दिल्ली है, और लाल किला, और वो मतलब खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो आप तो आर्किटेक्ट का एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप है, इसलिए थोड़ा नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन घूमे फिरे ज्यादा है, क्योंकि शौक है मुझे, तो मैं अपनी नजर से बता रही हूँ आपको जी। अब हम थोड़ा इतिहास से वर्तमान की तरफ आते हैं जी, और आज जो घर बन रहे हैं, हाँ जी, खास तौर पे अगर हम कोविड को भी देखें, हाँ जी, क्योंकि आने वाले दिनों में हमने देखा कि कोविड में कैसे किस तरीके से चीजें वो की जा रही हैं,
तो क्या चेंजिंग होंगे आर्किटेक्चर वाइज अब जो घर बनेंगे? देखिए, अब हम लोग बैक टू नेचर आ गए हैं। अच्छा। प्रकृति के समीप बिल्कुल जो हम लोग इतना दूर चले गए थे कि हर समय एयर कंडीशन बिल्डिंग्स और कांच ही कांच और बिल्कुल वेस्टर्नाइज दुनिया को कॉपी कर रहे थे, तो अब हमें ये दोबारे से प्रकृति ने ला करके अपने समीप कर दिया है। अब जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो खुले खुले घर, खूब हवा, खूब धूप, है ना, जिससे कि इन्फेक्शन का कम से कम चांसेस हो। तो इसलिए जो भी आप, चाहे कमरे हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे आपका टॉयलेट हो, सब में नेचुरल वेंटिलेशन होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। प्लस टेक्नोलॉजी भी इसमें अपना रोल प्ले करेगी कि टचलेस एंड रिमोट अच्छा। ये काम करना शुरू करेगा। क्योंकि देखिए, टचिंग को अवॉइड करना है, तो वो तो टॉयलेट्स भी टच फ्री हो जाएंगे, लाइट्स भी आपके सेंसरी इफेक्ट होंगी कि आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से बढ़ती घटती जाएंगी, दिन में कम हो जाएंगी और रात में तेज हो जाएंगी, तो बिना स्विच को दबाए। लिफ्ट के बटन्स भी रिमोट हो रहे हैं। फिर कुछ विंडो शेड्स भी टेक्नोलॉजी में अभी आए हैं जो कि एज पर सन के डायरेक्शन से वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, कलर क्या, वो खुलना अच्छा। बढ़ना ऐसे करेंगे। तो मतलब जब तेज धूप होगी तो वो झुक जाएंगे और जब कम होगी तो बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के सनशेड्स आ रहे हैं। फिर मटेरियल में भी एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। फ्लोरिंग हो गई, आपकी वॉल पेंट्स हो गए, इन सब में एंटी माइक्रोबियल की आपको इन्फेक्शन का कम से कम चांसेस हो। इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। एक हम लोग कहीं बात कर रहे थे तो ये विषय आया था कि अब घर कुछ ऐसे बनेंगे कि प्रवेश करने से पहले कोई एक ऐसा जगह हो जहां आप सैनिटाइज हो सको। हाँ, जैसे पहले होता था। हाँ, बिल्कुल पहले जैसे बिल्कुल था। हाँ बिल्कुल। इस तरह की चीज तो देखिए पब्लिक बिल्डिंग्स में तो आ रही है कि एक केबिन टाइप का बन रहा है जिसमें आप जा रहे हैं तो आपको एक शावर टाइप का लिया जा रहा है कि आप उसके ऊपर गए, आप सैनिटाइज हो गए, उससे निकले तो आप सैनिटाइज हैं। तो ये पब्लिक बिल्डिंग्स में इस तरह के प्रोविजन आ गए हैं। अब घर में हम कैसे करेंगे ये चीज देखने वाली है लेकिन हाथ तो धुलाए जा सकते हैं। देखिए, पहले जमाने में आप देखते थे ना, आंगन में एक वो हाथ धुलाने का रखा रहता था कि आप प्रवेश करते हैं, जूते उतारते हैं, हाँ, जूते उतारते हैं और हाथ पैर धो करके फिर आप है। तो ये लौट के कुछ रीति रिवाज जो है वो वैसे आने वाले लग रहे हैं। अब उसको किस तरह से क्रियान्वयन होना है उनका, ये देखा जाना है। जी, अब कुछ यात्राएं भी आयोजित करती थी वॉक्स, हाँ जी, उनका कुछ क्या चल रहा है अभी आगे? जी, अभी देखिए कोविड के समय की वजह से थोड़ा सा अभी हम अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन वेबिनार्स के थ्रू हम फोटो वॉक भी करने की अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि फोटोज और वीडियोस दिखा करके आपको हम ऑनलाइन वॉक कराएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए, आने वाले दिनों में जो लेटेस्ट अभी मैंने प्लान किया है, लखनऊ के बाग, द सिटी ऑफ गार्डन्स, तो ये एक वॉक हम प्लान कर रहे हैं और देखिए आपको इनवाइट करेंगे, जिसकी डिटेल्स अभी मैं वर्कआउट करने ही आप बताती हूँ। जरूर जी जी। साथियों, ये थी विपुल जी से हमारी बातचीत। आपको कोई भी सवाल करना हो किसी भी आर्किटेक्चर के बारे में, किसी भी शहर के, तो आपने देखा विपुल जी की जानकारी कितनी अच्छी है। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम लोग फिर दूसरी बार आपके साथ बैठ सके और उन सवालों के जवाब दे सके। बहुत शुक्रिया आपका और विपुल जी आपका भी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।